नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीएससी होम साइंस सेमेस्टर थर्ड को करिकुलर कोर्स का मैं मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। सेमेस्टर नंबर थर्ड में जो आपका को करिकुलर कोर्स है, यानी जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है, वह MCQ मोड में कराया जाता है OMR सीट पर। और सेमेस्टर थर्ड का जो को करिकुलर कोर्स है उसका पेपर टाइटल है ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। तो आज दोस्तों ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से 100+ MCQ टाइप प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। आप सबके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सेम यही प्रश्न एग्ज़ाम में कल पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, जिसमें पूछा गया है कि 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। आपके ऑप्शन हैं गांधी जी ने, नेताजी ने, नेहरू जी और लोहिया जी। तो याद रखेंगे 7 पाप की जो अवधारणा थी वो गांधी जी ने प्रस्तुत की थी, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साइबर अपराध किए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, साइबर अपराध किए जाते हैं। तो साइबर अपराध जो किए जाते हैं वो इंटरनेट के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा किए जाते हैं। आपका ऑप्शन इसमें बी सही होगा। अगला देखेंगे तीसरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSR बार बार पूछा जाता है। CSR का संक्षिप्त सार यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। क्लियर है? चलिए अगला देखेंगे कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य। देखिएगा हिंदी में कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं? कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ये हिंदी इसका टाइटल है और अंग्रेजी में होगा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पूछा गया है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो तात्पर्य है वो है ना तो लाभ अर्जित करना और ना ही हान उठाना। ठीक है, यही आपका होगा। इसमें से आप लगा देंगे ऑप्शन सी। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधक का कार्य है। प्रबंधक यानी कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में भी प्रबंधक होते हैं, प्राचार्य होते हैं। ठीक है, तो आप जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो स्कूल में प्रबंधक देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो प्रबंधक का कार्य क्या होता है? प्रबंधक का कार्य होता है कि जो संस्था है उसका उत्कृष्टता से स्थापना करना, यानी कि जो स्थापना करता है उसी को प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, गांधी जी के 7 पापों में समाहित है। क्वेश्चन क्या है? गांधी जी के 7 पापों में समाहित है। तो ध्यान रखेंगे इसमें आपका हो जाएगा त्याग बिना धर्म, ये भी आपके 7 पापों में इंक्लूड है। और सिद्धांत विहीन राजनीति और नैतिकता विहीन व्यापार, ये तीनों गांधी जी के 7 पापों में से हैं। तो उपयुक्त सभी लगा देंगे, डी वाला आंसर इसमें से सही उत्तर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का भाग नहीं है। तो फेसबुक सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है, इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है, व्हाट्सअप भी जो है सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है, लेकिन वीडियो कॉल इन सभी का एक भाग है, इसलिए सोशल मीडिया का भाग वीडियो कॉल नहीं है। आंसर सी लगा दीजिएगा, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए। तो आपके ऑप्शन दिए गए भ्रष्टाचार का विरोध। तो बिल्कुल आप अगर एक भारतीय नागरिक हैं तो आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि जहां भी भ्रष्टाचार देखें उसका विरोध करें। दूसरा है पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सी है घूस कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो आप डी लगा दीजिएगा, ये सभी एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि किसी कंपनी के प्रबंधक को होना चाहिए। जैसे कि मान लिया कि आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो उसका प्रबंधक जो होगा वो किस प्रकार से रहेगा, उसका जो है स्वभाव किस प्रकार से होना चाहिए। तो परिश्रमी, बिल्कुल सही है, परिश्रमी होना चाहिए, नेतृत्वशील होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए किसी भी प्रबंधक को। यहाँ पर आपका डी आंसर उपयुक्त सभी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर अपराध में समाहित है। साइबर अपराध की जब भी बात हो तो आप ये जान लीजिए ऑनलाइन अंतरण से संबंधित या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जो अपराध किए जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है साइबर अपराध। ठीक है,
तो इसमें है पहला ऑनलाइन आतंकवाद वित्त पोषण, किसके अंतर्गत आता है भाई? बिल्कुल ये साइबर अपराध में सम्मिलित है। बी आप देखेंगे ऑप्शन बी ऑनलाइन अंतरण। तो ऑनलाइन अंतरण मतलब होता है कि ऑनलाइन आप पेमेंट जो कर रहे हैं उससे संबंधित जो अपराध किए जा रहे हैं वो भी साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। सी है फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक संदेश प्रसारित करना, ये भी आपके साइबर अपराध में आता है। तो इसलिए आप लगा देंगे आंसर डी वाला आंसर सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें स्वयं के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सही समझ, जब आपके पास सही समझ होगा, सही समझ से ही हम स्वयं के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो आंसर इसमें लगा देंगे सी आपका करेक्ट उत्तर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक के सभी विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है ये कि विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, ये किसने कहा था? भाई बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस, सी राजगोपालाचारी, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। तो आप ध्यान रखेंगे विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है? तो विंग्स ऑफ फायर एक पुस्तक है जिसको लिखा था किसने? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा था। किसने लिखा था? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग किस पर केंद्रित है? क्वेश्चन आया हुआ है कि सोशल नेटवर्किंग जो है वो किस पर केंद्रित है? आपका ऑप्शन ए है सामाजिक नेटवर्किंग, बी ऑप्शन है सामाजिक संबंधों को बनाने पर, सी है सामाजिक संबंध को प्रलक्षित करने पर, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो सामाजिक नेटवर्किंग है जो केंद्रित है इन सभी तथ्यों पर, इसलिए डी आंसर लगा देंगे, डी सही उत्तर है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है सामाजिक नेटवर्किंग साइटों द्वारा किसका आदान प्रदान होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्तिगत रुचियों का, गतिविधियां व घटनाओं का, या ऑप्शन सी है विचारों और इच्छाओं का, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि सामाजिक नेटवर्किंग साइटों के द्वारा आदान प्रदान हम व्यक्तिगत रुचि, गतिविधियां और विचारों व इच्छाओं की आदान प्रदान करते हैं, इसलिए आंसर डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि सामाजिक नेटवर्किंग की लोकप्रिय प्रणाली। क्या पूछा गया है? सामाजिक नेटवर्किंग की लोकप्रिय प्रणाली है। पहला ऑप्शन है व्हाट्सएप, फेसबुक, विचारों व इच्छाओं का, या उपयुक्त सभी। तो सामाजिक नेटवर्किंग की लोकप्रिय जो प्रणाली है वो क्या है भैया? वो फेसबुक, व्हाट्सएप और अपने विचारों का आदान प्रदान करना या इच्छाओं का आदान प्रदान करना, इसलिए ऑप्शन डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी सही आंसर। चलिए भाई अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नेटवर्किंग की स्थापना की अवधारणा क्या थी? तो जब सामाजिक की बात आए तो सामाजिक मतलब हो गया कि पूरे समाज की बात हो रही है, जिसमें नेटवर्किंग और साइटों का जो आदान प्रदान, इनके द्वारा जो आदान प्रदान होता है वो किसका होता है? तो जाहिर सी बात है इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप सभी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किताब, संगीत, बिल्कुल किताब और संगीत, मातृत्व, गैर लाभ वाले व्यायाम, ये सभी आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। सामाजिक नेटवर्किंग की स्थापना की अवधारणा जो थी वो ये सभी थी, यानी उपयुक्त सभी, डी आंसर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं www। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर आप कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको मिलता है www. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में अगर मीनिंग देखा जाए तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर जो प्रारंभिक ऑनलाइन समुदाय है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो प्रारंभिक ऑनलाइन समुदाय है वर्ल्ड वाइड वेब का, उसमें पहला आपका था 1994 में, 1995 यानी जियो सिटीज़ और tripod.com, ये सभी इनमें इंक्लूड है। डी आंसर उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
के दशक में, 1990 के दशक में, या 1988, 1970 या 1968। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि किसके दशक के अंत तक प्रयोगकर्ता की प्रोफाइल सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की केंद्रीय विशिष्टता हो गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे 1990 के दशक के अंत तक प्रयोगकर्ता की प्रोफाइल सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की केंद्रीय विशिष्टता हो गई थी। ऑप्शन ए लगा दीजिएगा भाई, इसमें सही ऑप्शन। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश सामाजिक नेटवर्किंग जो सेवाएं हैं वो किस पर आधारित होती हैं? तो आप याद रखेंगे वेब। अधिकांश नेटवर्किंग सामाजिक नेटवर्किंग सेवाएं वेब पर आधारित होती हैं। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वफादारी सामाजिक मूल्य है जो एक कारण के लिए कई को उस कारण से जोड़ता है, उन्हें एक साथ बांधता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि भाई वफादारी यानी वफादारी सामाजिक मूल्य है जो एक उपकरण के लिए कई लोगों को उस कारण से जोड़ता है, उन्हें एक साथ बांधता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग फिल होगा, यानी फिल इन द ब्लैंक दिया गया है कि लोगों को। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसे के प्रति वफादारी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भाई, पैसे के प्रति वफादारी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन 20 में सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट है CSR संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एक प्रस्तावना प्रदान करता है। तो भाई इसमें बताने का प्रयास कीजिएगा, ब्रांड दिया गया है, मूल्य है, अद्वितीय दिया गया है या फिर बिक्री। तो करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए? इसमें मूल्य आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मूल्य, यानी कि CSIR संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एक मूल्य प्रस्तावना प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? ठीक है, रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? ऑप्शन ए दिया गया ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद या फिर राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए तो गुरु जो रामकृष्ण परमहंस जी थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं, इसलिए ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, सही ऑप्शन। अगला है मूल प्रणालियाँ, इसमें से पूछी गई है कि मूल प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहला है अभियोगात्मक और निर्देशात्मक, ये दोनों मूल प्रणालियाँ हैं, इसलिए ए और बी दोनों सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि श्री भगवत गीता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? पहला दिया गया है कि यह संस्कृत में लिखी गई है, बी ऑप्शन है हिंदी में लिखी गई है, यह विदुर और धृतराष्ट्र की वार्ता है, बिल्कुल नहीं, या कृष्ण और भीम की वार्ता है। तो संस्कृत भाषा में श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। अगला देखेंगे, मनुष्य चेष्टा करता है। क्वेश्चन 2 है कि मनुष्य चेष्टा करता है, किस चीज़ का चेष्टा करता है? पहला दिया गया है पर्यावरण को नष्ट करने की, बी है पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, सी है पर्यावरण के अनुकूल बनने की, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य चेष्टा करता है कि पर्यावरण को अपने अनुकूल बना ले। ठीक है, यहाँ पर बी आंसर करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट है मानकीकरण के लाभ। मानकीकरण है और पूछा गया है कि मानकीकरण के लाभ कौन कौन से हैं। पहला इसमें दिया गया है डिजाइन के लिए सरल, निर्माण के लिए सरल, निर्माण तथा समापन करने के लिए सरल, तो उपयुक्त सभी लगाइएगा। मानकीकरण के ये सभी लाभ हैं भाई। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है श्लोक नंबर 2/48 में श्री कृष्ण किसका त्याग करने की सीख दे रहे हैं? तो जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो श्लोक नंबर 2/48 में श्री कृष्ण जी त्याग करने के लिए किसका? आसक्ति का त्याग करने के लिए सीख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला है गीता के अनुसार बुद्धि। गीता के अनुसार बुद्धि है एक माध्यम या एक तंत्र या एक उपकरण या फिर एक तत्व। तो अगर हम गीता के अनुसार देखें तो गीता के अनुसार जो बुद्धि है वो एक उपकरण है। क्या है? एक उपकरण, इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह अस्तित्व का अर्थ पूछा गया। क्या पूछा गया है? सह अस्तित्व का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखेंगे भैया, सहयोग। ठीक है, सहयोग जो है ये सह अस्तित्व का अर्थ है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्वयं की आवश्यकता है। स्वयं की आवश्यकता है,
तो यहाँ पर आप लगाएंगे असीमित, स्वयं की आवश्यकता जो है वो असीमित होती है, डी आंसर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है कि खुश रहने की भावनात्मक स्थिति क्या होती है। तो याद रखेंगे भैया, खुश रहने की जो भावनात्मक स्थिति है उसमें खुशी, आनंद, प्रसन्नता, ये तीनों इंक्लूड होना चाहिए, इसलिए आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, और अगर सही एकदम एग्जैक्टल देखा जाए तो उसमें प्रसन्नता, खुश रहने की जो भावनात्मक स्थिति है उसको हम क्या कहेंगे, प्रसन्नता कहेंगे, इसलिए सी आंसर करेक्ट उत्तर है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, जिसमें है वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये लागू हुआ था 25 अक्टूबर 1980 को। कब लागू हुआ था, 25 अक्टूबर 1980, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई हरा वृक्ष काट रहा है तो आप क्या करेंगे। अगर सबसे पहले तो हम प्रयास ये करेंगे कि इसको काटने से रोकेंगे, और दूसरी बात है वन अधिकारी को सूचना देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन के। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन के संकेतक के रूप में सहायता करता है। पहला है ऑप्शन ए टमाटर, बी है तंबाकू, तरबूज या उपयुक्त सभी। तो संकेतक के रूप में, तो इसमें उपयुक्त सभी आपके सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, लेकिन ओजोन के संकेतक के रूप में टमाटर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, और अगर ये तीनों मिल रहे हैं तो डी लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, जिसमें है कि क्योटो प्रोटोकॉल, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो संबंधित है, क्योटो किससे संबंधित है, कनाडा से, भारत से, जापान से या फिर पाकिस्तान से। तो दोस्तों याद रखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल में जो क्योटो संबंधित है वो जापान से संबंधित है। किससे संबंधित है, जापान से। आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, घेरना। तो पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द के किससे हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एनवायरोनर से। ठीक है, एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है घेरना। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया है, प्रथाओं का समूह जो स्वास्थ्य को सुरक्षित या संरक्षित करने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो प्रथाओं का समूह जो स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए किया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों स्वच्छता। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है। तो वायु प्रदूषण का जो कारण है सबसे ज़्यादा वो धुआं है। ठीक है, धुआं के कारण सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण फैल रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य प्रदूषणकर्ता पूछा गया है। मुख्य प्रदूषणकर्ता कौन है। पहला है ऑप्शन ए मनुष्य, जंतु या कार्बन हाइड्रोकार्बन गैस या फिर वृक्ष। तो मुख्य प्रदूषणकर्ता जो है वो मनुष्य ही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए लगाइएगा, इसमें सही ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाइकेन शहरों में नहीं मिलते हैं क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है आपका कि लाल शैवाल व कवक की अनुपस्थिति में होती है, या फिर बी ऑप्शन है नमी ना होने के कारण, सी ऑप्शन है SO2 प्रदूषण के कारण, और डी दिया गया प्राकृतिक आवास नहीं मिलता। तो आप याद रखेंगे लाइकेन शहर में नहीं मिलते हैं, इसका कारण ये है क्योंकि SO2 का प्रदूषण होता है, इस वजह से ये यहाँ पर नहीं मिलते। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक। ठीक है, चलिए भाई बताने का प्रयास कीजिएगा, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक कौन से हैं। तो आप लगाएंगे लाइकेंस और मास। ठीक है, लाइकेंस और मास जो है ये आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये प्रदूषक के कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है पीड़कनाशी, अपमार्जक, औद्योगिक व्यर्थ और NH3। तो याद रखेंगे भाई, जल प्रदूषक का जो मुख्य कारण होता है वो औद्योगिक व्यर्थ है। ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट उत्तर आपका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीडीटी पूछा गया है। डीडीटी क्या है? डीडीटी एक एंटीबायोटिक है या फिर उर्वरक है या फिर आपका जो है निम्नीकरणीय प्रदूषक है। तो हम किस आंसर को टिक करेंगे, ये आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इसमें से देखिएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा डीडीटी क्या है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या होता है? पहला ऑप्शन है कृषि उद्योग, बी है खदान, सी ऑप्शन है ताप बिजली घर और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो जल व मृदा का प्रदूषक का मुख्य जो स्रोत है वो कृषि उद्योग, खदान और ताप बिजली घर, ये सभी हैं, इसलिए आंसर डी आप लगाएंगे सही उत्तर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है लवणीकरण होता है, क्या है भैया? लवणीकरण होता है। पहला ऑप्शन है अत्यधिक खेती के कारण या खराब अफवाह के कारण। तो इन दोनों के कारण लवणीकरण होता है, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण का कारण पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्लावक की वृद्धि, औद्योगिक बहिस्राव या वर्षा, या ऑप्शन डी कह रहा है कि पादप तथा जंतु के शरीर का क्षय। तो जल प्रदूषण का जो कारण होता है वो क्या होता है? वो आपका औद्योगिक बहिस्राव है। ठीक है भाई, ऑप्शन बी लगाएंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण क्या है? धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है रंध्र खुलने का, रंध्र बंद होने का, पत्तियों का कुंडलित होना या पत्तियों का पीलापन होना। तो इनमें से सही आंसर है आपका बी, यानी कि रंध्र का बंद होने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जेट जहाज से निकलने वाला जो मुख्य वायु प्रदूषक है वो क्या है? तो जेट जहाज से जो मुख्य वायु प्रदूषक है वो आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में पूछा गया था, कानपुर विश्वविद्यालय का भी हाल ही पेपर हुआ था, वहाँ पर भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लगभग इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ चुका है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें है एनजीटी। एनजीटी संबंधित है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये लोकतांत्रिक सुधार से, बी ऑप्शन है इसमें पर्यावरण संरक्षण, सी ऑप्शन कह रहा है कृषि उत्पादन और डी है कृषि उत्पादकता से। तो एनजीटी जो संबंधित है वो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी क्या होता है एनजीटी का फुल फॉर्म और AQI का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो AQI का जो फुल फॉर्म है वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, और ये किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? तो ये वायु की गुणवत्ता से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि वायु मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है वैश्विक तापन से प्रभाव पड़ेगा मौसम पर, तापमान पर, ध्रुवीय बर्फ पर या उपयुक्त सभी पर। तो आपको बता दें जो वैश्विक तापन है ये प्रभाव इन सभी पर डालेगा, क्योंकि जैसे जैसे वैश्विक तापन बढ़ेगा मौसम का जो बदलना है, लगातार ठंडी में बारिश या बिन मौसम बारिश होगी, तापमान इंक्रीज होने लगेंगे, ध्रुवीय जो ध्रुव पर हैं वो बर्फ क्या होंगे वो पिघलेंगे। ठीक है, तो आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका वनस्पति, बी है जंतु, सी ऑप्शन है हवा और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण के अजैव अवयव का जो उदाहरण है वो क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसको माफ कीजिएगा किसको बचाने के लिए की गई थी? ठीक है, ऑप्शन दिया गया जंगल, घास, मिट्टी या रेगिस्तान। तो आपको बता दें चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो जंगल में जो पेड़ थे उनके बचाव के लिए की गई थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला है और इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कितने डेसिबल के ऊपर की ध्वनि खतरनाक होती है? तो जब डेसिबल की बात हो तो आप ध्यान रखेंगे जब 80 के ऊपर 80 डेसिबल के ऊपर ध्वनि आती है तो वो खतरनाक होती है, इससे हार्ट अटैक या फिर कान में दिक्कत आ सकती है। ऑप्शन ए लगाइएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपका नेक्स्ट है अर्थ आवर कार्यक्रम। ठीक है, अर्थ आवर कार्यक्रम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि धनार्जन, यानी कि धनार्जन से, या ऑप्शन नंबर आपका बी है पृथ्वी के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने के सांकेतिक कार्यक्रम से,
नेक्स्ट आपका है सॉफ्टवेयर उच्चीकरण से, या डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्थ आवरण कार्यक्रम जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों पृथ्वी के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने के सांकेतिक कार्यक्रम से। ठीक है, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन पूछा गया कि भोपाल घटना में कौन सी गैस निकली थी? भोपाल गैस त्रासदी, तो उसमें गैस लीक हुई थी जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे और वहाँ की पूरी भूमि जो हो गई थी वो बंजर हो गई थी। ठीक है, तो भोपाल गैस जो त्रासदी थी उसमें जो लीक हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें है पूछा क्या गया, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन से हैं? तो याद रखेंगे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा यहाँ पर कोयला, तो कोयला से भाई बहुत सारी ऊर्जा निहित होती है, इससे प्रदूषण की समस्या होती है। परमाणु से बहुत सारे जो है प्रदूषण होता है। पेट्रोल सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। तो सौर ऊर्जा किसी भी प्रकार की प्रदूषण नहीं फैलाती है, क्योंकि यहाँ पर सौर से आप सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो ये प्रदूषण का समस्या सौर नहीं फैलाता है, सौर ऊर्जा। ठीक है, बाकी परमाणु, कोयला, पेट्रोल, CNG ये सभी क्या है, प्रदूषण के रूप में जाने जाते हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो मेट्रो नगर होते हैं इसमें जो प्रदूषण का मुख्य कारण है, क्योंकि मेट्रो में तो भाई रेडियो सक्रियता रहती है, तो ये तो मुख्य प्रदूषण का कारण होगा नहीं, उर्वरक नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा ईंधन चलित वाहन जो होते हैं वो प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे कि आप दिल्ली में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण हो रहा है वो वहाँ पर ईंधन से हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है UCN का मुख्यालय। क्या पूछा गया है? UCN का मुख्य कार्य और UCN का मुख्यालय भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो IUCN यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ध्यान रखेंगे। IUCN इसका मुख्य कार्य पूछा गया है। तो इसका मुख्य जो कार्य है वो है जैव विविधता का संरक्षण, पौधों एवं पशुओं को प्रजाति जो है उनको बचाना, प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना, ये सभी होते हैं। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि WWF का गठित होना किसकी कोशिश थी? WWF का गठित होना ये कोशिश थी किसकी? तो याद रखेंगे भैया यहाँ पर जूलियन हक्सले और मैक्स निकोलसन, इन दोनों की कोशिश थी कि WWF गठित हो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो वन अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था वो 2006 में, सन 2006 में लागू हुआ था वन अधिकार अधिनियम, इसलिए आंसर सी लगाएंगे इसका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिसमें है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन कौन सी है? ठीक है, तो गैर सरकारी संगठन पूछा गया है। तो WWF जो है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जिसको आप NGO के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है WWF के लिए फंड कहाँ से मिलता है? आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि भाई यूनाइटेड स्टेट देता है, या यूनाइटेड किंगडम देता है, या फिर नीदरलैंड, या फिर उपयुक्त सभी। तो मेरे हिसाब से इन सभी का इसमें सम्मिलित होना चाहिए। WWF के लिए ये सभी फंड देते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WWF का लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया पर्यावरण को नष्ट होने से रोकना, और दूसरा है पर्यावरण का प्रतिकार करना। बिल्कुल सही है भाई, WWF का जो लक्ष्य है वो है पर्यावरण को नष्ट होने से रोकना और पर्यावरण का प्रतिकार करना, इसलिए लगा देंगे कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यापक पर्यावरण लेखा परीक्षा किन क्षेत्रों को उजागर कर सकती है? पहला ऑप्शन है समस्या, विकास या दुरुपयोग। तो इसमें से आप कौन सा आंसर टिक करेंगे? ऑप्शन ए समस्या। एक व्यापक पर्यावरण लेखा परीक्षा जो क्षेत्रों को उजागर कर सकती है वो समस्या। ठीक है, ऑप्शन ए लगाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है WWF का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो WWF का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी लगा देंगे इसमें सही ऑप्शन। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF संगठन से अपने कार्यालय कहाँ खोल लिए हैं। WWF जो है उन्होंने अपना कार्यालय कहाँ पर खोला है। ऑप्शन ए कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील या फिर पूरे विश्व में। तो WWF संगठन जिनका कार्यालय जो खोला गया है वो पूरे विश्व में खोला गया है। ऑप्शन डी लगाएंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जिसमें है WWF की प्रारंभिक गतिविधियों का प्रारंभिक केंद्र क्या था। तो WWF की प्रारंभिक गतिविधियों का जो प्रारंभिक केंद्र था दोस्तों वो था विलुप्त प्राय प्रजाति की सुरक्षा करना, जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसमें से सही उत्तर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है। तो NGT का जो स्थापना है इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो इसमें आप लगाएंगे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन लगाएंगे ए, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटारा करना, इसलिए NGT की स्थापना की गई थी। अगला है NGT पर्यावरण से संबंधित कानून है। तो NGT पर्यावरण से संबंधित जो कानून है वो कौन सा है। पहला है जल प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण और निवारण अधिनियम जो कि 1977 में लागू हुआ था। दूसरा है वन संरक्षण अधिनियम जो कि 1980, ठीक है, और तीसरा है जैव विविधता अधिनियम 2002। ये सभी NGT से संबंधित कानून है, इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाइएगा आप, डी आंसर लगाएंगे इसमें।